केजरीवाल ने सारी सीमाएं लांघ दी हैं और अब उसका कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी 2027 नहीं देख पाएंगे। पहले उसने कहा था 2024 में तो बैसाखी वाली सरकार है, ये तो 6 महीने भी नहीं चलेगी। फिर उसके बाद उन्होंने कहा जब 75 के हो गए मोदी जी आपको संन्यास ले लेना चाहिए, यानी कि आप रिटायर हो जाइए, कुर्सी छोड़ दी। अब कहना है कि 2027 नहीं देख पाएंगे। उनके नेता कह रहे वो आउट हो जाएंगे, कोई कह रहे हैं इनको हटा देना चाहिए, कोई कहते हैं रास्ते से हटा देना चाहिए। पता नहीं अब इसका क्या मतलब है, लेकिन वो कर क्यों रहे हैं ऐसा। दिल्ली में भी धरना देने बैठ के कौन कौन, उनके नौटंकी ग्रुप के सौरभ भारद्वाज, वो टीनू कह रहा हूँ, वो क्या नाम है उसका, आतिशी मार लेना, और भी कई नेता, सारे वही जो एक होती है ना, आम आदमी पार्टी ड्रामा कंपनी है। मैं इसको एक राजनीतिक पार्टी नहीं मानता। कि एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में बताया गया कि केजरीवाल ने अपना शीश महल बनाने के लिए सिर्फ 8 करोड़ रुपए का बजट बताया था और वो पहुंच गया था 33 करोड़ रुपए में। ये कैग की रिपोर्ट आई है, मैं अपने पास से नहीं कह रहा हूं। उन्होंने कहा पहले काम करो, जब काम पूरा हो जाएगा उसके बाद इसका अप्रूवल दे देंगे। यानी कि तुम करो यार, मैं बैठा हूं ना। और इसीलिए 1-1 करोड़ से ऊपर के जो करवाते हैं उसमें एलजी के साइन चाहिए होते हैं। 99.9 लाख, 99.9 लाख, इस तरीके से कि वो जो बिल बना के वो सारी की सारी जो ट्रैप था ना वो क्रिएट किया गया था। और क्यों था ये, केजरीवाल को पता था। केजरीवाल कहता था कि भैया दिल्ली के बादशाह हम है, दिल्ली के राजा हम है, हमें कोई हटा नहीं सकता, किसी में हिम्मत नहीं है, इसलिए महल ऐसा बनाओ जिंदगी भर रहो, उसके बाद बेटा रहेगा। बेटे पर तो यह आरोप है कि बेटे की एक कंपनी है जिससे ट्रेडमिल ले रखी थी, 10 लाख रुपए महीने का किराया देता था, 1 साल के अंदर बेटे को करोड़पति बना दिया। जो बंदा कहता है मैं मिडिल क्लास हूं, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं वैगनार में चलूंगा, मैं अपने घर में रहूंगा, सरकारी आवास नहीं लूंगा, 2 बेडरूम उसमें रहूंगा ना, मैं कोई सायरन वाली गाड़ी लूंगा, वीआईपी कल्चर को खत्म कर दूंगा, वो बंदा सारी चीजें इसके उलट कर रहा है। क्यों? क्योंकि केजरीवाल ने एक बार कहा था, करप्ट आदमी कभी ऊपर से पैदा नहीं होते हैं, वो हालात उन्हें बना देती है। तो अब केजरीवाल के साथ अगर ऐसे हालात पैदा हुए होंगे कि जिससे वो करप्ट हो गए होंगे, तो उसमें केजरीवाल का कसूर तो नहीं है ना। अब ये मामला तो चल रहा है, ईडी का जो मामला है आपको पता ही है, उसके ऊपर अभी काम होना बाकी है। सीबीआई में तो फैसला आ गया, केजरीवाल बेगुनाह है। उसके ऊपर जब स्टे लगा दिया, जो जितने भी उसमें फैसले दिए गए थे, चाहे वो अधिकारी के ऊपर कार्रवाई करने के हों या फिर उस पे ये बोला गया था कि भैया इसमें तो कोई प्राइमा फेसी नहीं बनती है, तो हाईकोर्ट के जज ने बोल दिया यार ये सब बकवास है, ये सब काम करते हैं, इसको दोबारा देखेंगे हम। और हाँ, तब तक ईडी के केस को तुम हाथ मत लगाना। क्यों? क्योंकि ईडी का केस उसी जज के पास है जिस जज ने ये फैसला सुनाया था कि केजरीवाल बेकसूर है। केजरीवाल कह रहा है यार ये तो गलत बात है, जज ने ये बोल दिया है, अब मेरे केस की अगली सुनवाई होने वाली है 1 हफ्ते में, तो मेरे को जज बदलवाओ भाई। हाईकोर्ट को चिट्ठी लिख दी, हाईकोर्ट ने कहा नहीं भाई हम तो नहीं बदलेंगे। सुप्रीम कोर्ट चला गया, कह रहा मेरे को ये जज चाहिए ही नहीं, इस जज को बदलो, मुझे नहीं लगता कि ये ढंग से डिसीजन दे पाएगा। तुम बता दो भाई किसको बनाए, संजय सिंह को बनाए या तुम्हारे सिसोदिया को बनाए, किसको बनाए बता दो। एक काम करो कि ये केस की सारी फाइलें दे दो इनको, केजरीवाल को घर ले जाएंगे, सिसोदिया वगैरह सारे आपस में बैठ के डिस्कस कर लो कि भाई क्या फैसला सुनाना है। अब डिग्री विग्री की बात मत करो कि भाई उसके पास जज की डिग्री है नहीं है, कोई दिक्कत, तुम कट्टर ईमानदार हो ना भाई, प्रॉब्लम क्या है। सीधा सीधा फाइल घर लेके जाओ। एक कटघरे की तो जरूरत नहीं है, तो इतना बड़ा मिडिल क्लास आदमी है। एक काम करो, वो जो टॉयलेट की सोने की सीट बनवाई हुई है ना, उस पे बैठ जाना तुम, बोलना उस पे हाथ रख के जो कुछ कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। क्योंकि वो तुम उखाड़ के ले गए थे ना जब शीश महल से गए थे, इसलिए कह रहा हूँ। वो अब चंडीगढ़ वाले शीश महल 2.0 में होगी, तो वहां पे होगी, तो वहां पे उस पर रख के आपस में अपनी बात करना। वो कहना कि हाँ जज साहब बोलिए, जज साहब मैं कह रहा हूँ वैसे उसको सिसोदिया को बना देना, संजय सिंह को बना देना पुलिस वाला, जो लोगों की टिकट चेक करता है। टिकट चेक करने में बड़ा मजा आता है। संजय सिंह को सारी सारी फील्डिंग लगा देना, ठीक है। वहां पे बोलना उस टॉयलेट की सीट पे आ रख के जो कुछ कहूंगा सच के। अरे मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि गीता पे तो विश्वास नहीं है तुम्हें, हिंदू धर्म को तो मानते नहीं हो, उसको तो मानोगे, जो सोने की पैसों के लालच में जो बनवाई हुई है उसको तो मानोगे, उस पर हाथ रख के खाना। जब फैसला हो जाए सारा, उसके बाद एक अपना वीडियो जारी कर देना, बोल देना कि भाई देखो ये हमने जो जज सिलेक्ट किया था उसने भी बोल दिया कि मैं कट्टर ईमानदार हूं। अब एक काम करो, अब एक एक करके हर राज्य में मुझे जिताना शुरू करो और उसके बाद मुझे बनाओ प्रधानमंत्री। और अगर प्रधानमंत्री नहीं बनाया तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, कुमार विश्वास जो कवि हमारी पार्टी में थे, मैंने उनको निकाल दिया। उसको पहले भी कहा था कि भाई यहाँ का प्रधानमंत्री नहीं तो कोई बात नहीं, खलिस्तान का बन जाएंगे प्रधानमंत्री, तो खलिस्तान का बन जाऊंगा फिर मैं। तो इसलिए बेहतरी इसी में है, क्योंकि अब तो मैंने जज भी अपना सिलेक्ट कर लिया है, हर बार मेरे केस का फैसला
जो भी होगा। वैसे तो केस मेरे ऊपर होगा नहीं, क्योंकि मैंने दिल्ली में भी कोई मंत्रालय नहीं ले रखा था, इतनी सफाई से मैंने काम किया था, लेकिन फिर भी ईडी वालों ने पकड़ लिया। क्यों? क्योंकि मैंने वो डायलॉग ढंग से सुना नहीं था। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। मैंने सोचा मैं ही एक सबसे ज्यादा समझदार हूं, लेकिन वो ईडी और सीबीआई वाले समझदार निकले। अब जिस जज ने फैसला सुनाया था, उस जज ने हमारे जो अमानतुल्लाह खान है उसको भी पहले बेल दी थी एक मामले में, और अब मुझे भी उसने बाइज्जत बरी कर दिया है। अभी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में हमारा कोई जज है नहीं, इसलिए हमने डिसाइड किया है कि जज भी होगा जो हमारी पार्टी का ही होगा। और आगे चल के हम डिसाइड करेंगे कि एक इलेक्शन कमीशन आम आदमी पार्टी में भी बनाया जाए, जहां पे हम डिसाइड करें जो जो लोग बीजेपी को वोट देते हैं हम उनको घर के अंदर बंद करके बाहर से कुंडी लगा देंगे। इलेक्शन कमीशन क्योंकि हम ही हो जाएंगे ना, और मैं अपना वोट नहीं डालूंगा, क्योंकि मेरे एक वोट से क्या होगा। तो मैं क्या करूंगा, एक घर की रखवाली मैं करूंगा, ताला मार के एक जगह बाहर मैं खड़ा हो जाऊंगा। बाकी गुंडे तो हमारे पास बहुत है, जिसे स्वाति मालीवाल को पिटवाया था उसके जान पहचान के बहुत है, तो उनको इकट्ठा करके हम और घरों के बाहर भी ताले लगा देंगे, इलेक्शन कमीशन भी हमारा हो जाएगा। लेकिन सर जी वो वोट चोरी की बात है, अरे बेवकूफ है वो तो। वोट चोरी वो कहता है लोगों को भटकाने के लिए, असली बात तो हमें पता है ना, हमें जनता पसंद ही नहीं कर रही थी, कोई वोट ही नहीं दे रहा था। इसलिए बेहतरी इसी में है, जज के बाद इलेक्शन कमीशन। तो सर आपका अगला टारगेट क्या होगा? अगला टारगेट होगा हमारा, प्रधानमंत्री तो मैं बन जाऊंगा, इलेक्शन कमीशन भी हो जाएगा। अगला टारगेट होगा हमारा सुप्रीम कोर्ट। अभी तो हम खुद की जो अदालत चला रहे हैं, उसके बाद हम चाहते हैं कि एक ऐसी अदालत बनाई जाए जो सिर्फ और सिर्फ लोगों को कट्टर ईमानदार घोषित। सर अगर सारे कट्टर ईमानदार हो जाएंगे तो फिर आप सजा किसे देंगे? अरे मैं कह रहा हूं हमारी पार्टी का अगर कोई पकड़ा जाएगा तो उसको कट्टर ईमानदार घोषित किया जाए, हमें एक ऐसा जज चाहिएगा। लेकिन सर ये तो चीजें ठीक नहीं है। अरे ठीक क्या ठीक नहीं है? ठीक तो वो भी नहीं था। मैंने कहा था कि माँ की कसम, बच्चों की कसम, कि कांग्रेस से कभी हाथ नहीं मिलाऊंगा। उससे भी हाथ मिला के मैंने वो लड़ा था। मैंने कहा था कि मैं कभी भी गाड़ी नहीं लूंगा, कभी सायरन वाली गाड़ी लूंगा। आज मेरे काफिले में आज मेरे काफिले में 35-40 गाड़ियां चलती हैं। तो ये वो चीजें छोड़ दो। वो मैं बाहर से सोचता था पहले कि एक बार मैं अंदर घुस जाऊं। मुझे पता था पॉलिटिक्स बड़ी कुत्ती चीज है, लेकिन एक बार मैं चाहता था कि वो कहते हैं ना शादी का लड्डू, जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो पछताए। तो मैं बस वो खाना चाहता था। तो सर वो आप, वैसे तो आपने घर वैसा बना रखा था, लेकिन आप वो ब्लू कलर की चेक की शर्ट ही पहनते थे, उसका क्या मसला है? अरे ब्लू चेक एक शर्ट से क्या होता है? आदमी के ठाठ होने चाहिए। ठाठ देखो तुम, वहां पे एमजी, वो पता नहीं कौन कौन सी हमने गाड़ियां ले रखी है, 50 गाड़ियां हमारे काफिले में चलती हैं। मान साहब है अपने, उनको मैंने बिठाया हुआ है। असली सुपर सीएम तो मैं ही हूँ। हेलीकॉप्टर में यात्रा करते, मेरी वाइफ को नहीं देखा? अभी गुजरात गई थी, वहां पे अकेली हेलीकॉप्टर में बैठ के। अरे असली ठाठ ये होते हैं। एक शर्ट देख के यहाँ पे रेनोल्ड का पैंट टांग के किसी को भी बेवकूफ बना लो। तो सर जो आपको इसलिए फॉलो करते हैं कि आप बहुत कट्टर ईमानदार हैं, उनका क्या? देखो भाई बात ऐसी है, अब हो सकता है वो लोग भी सुन रहे हो। अब हालांकि मैं पीएम बनने वाला हूं, इलेक्शन कमीशन भी हमारे हाथ में होगा, सुप्रीम कोर्ट भी। तो मैं बता देना चाहता हूं, तुम लोगों की कोई औकात नहीं है। तुम लोग मुझे पसंद करते हो और ये सोच के आए थे मेरे पास कि भाई मैं राजनीति बदल दूंगा। वो मैंने तुम लोगों का काट दिया, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता था कि अंदर क्या होने वाला है। मैं तो बस वो लड्डू चखना चाहता था, वो लड्डू मैंने चख लिया। लेकिन आप मोदी जी को जो गालियां बकते हैं, यार देख, राहुल गांधी भी गाली बकता है, मैं भी बकता हूं, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव सब बकते हैं। सबको पता है कि भारत को मोदी जी कहां से कहां ले गए हैं। लेकिन असल में क्या है, ओपोजिशन का काम ही होता है गाली बको। पीएमओ कोई हो, कोई भी हो, गाली बको। लेकिन सर विदेशों में तो ऐसा नहीं होता है। वो ऐसे मामलों में जहां पे कहीं पे युद्ध चल रहा है, कुछ भी बात हो रही है, तो अपने लोगों का साथ देते हैं। तो आपने भी एक बार कहा था कि नहीं मोदी जी प्रूफ दो, आपने पाकिस्तान पे हमला किया। देखो भाई वो तो करना पड़ता है। अगर हम वो नहीं करेंगे तो मुस्लिमों के वोट कैसे मिलते हैं हमें? हमारा जो कोर बैंक है वो एक तरफ मुस्लिम, एक तरफ वो लोग जो ये सोच के पागल बन गए कि भैया हम बदल देंगे राजनीति का वो। अरे हम ही बदल गए। तो इसलिए कहता हूं, ये मुंह ऐसा करने की हमारी आदत है, तो इसलिए आप इससे गच्चा ना खाएं। जब भी मैं ऐसे करता हूं ना कुछ बोल के, तो समझ जाओ मैं झूठ बोल रहा हूं। तो ओ मैंने ये बताना नहीं था वैसे आपको सीक्रेट, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तो इलेक्शन कमीशन हमारा होगा, गवर्नमेंट हमारी होगी, पीएम मैं ही बनूंगा, और फिर इलेक्शन कमीशन भी हमारा ही होगा, सुप्रीम कोर्ट, सब कुछ। तो और कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लो भैया, आज मैं बहुत मूड में हूँ किसी भी चीज का जवाब देने के। क्यों सर, लेकिन आपसे जब इलेक्शन से पहले एक सवाल पूछा जा रहा था कि भाई आपके वहां पे स्वाति मालीवाल को पिटवाया क्यों, तब तो आप बड़े गुस्सा हो गए थे। ठीक है यार, अब हो जाता है, वो मान नहीं रही थी, कुछ बातें थी। अब मैं यहाँ पे टीवी पे तो बता नहीं सकता, कुछ कर रही थी। और छोड़ो अभी ये सब बातें यहाँ पे छोड़ो। वो जो उसने निशान विशान दिखाए थे, अब वो हमने किसी तरीके से, देखो हमारे पास वकील तो बहुत है,
अब देखो 18 करोड़ रुपए मैंने सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए कि भैया सरकारी खजाने से मैंने दे दिए थे। तो सोचो मैं सिर्फ अपने लिए 18 करोड़ कर सकता हूं, एक बार मैं पीएम बन गया तो किसी का बाप मुझे हिला नहीं सकता। सर वो कैसे? अरे बताया तो अभी, इलेक्शन कमीशन हमारा होगा। तो सर इसका मतलब अभी इलेक्शन कमीशन मोदी जी का? अरे वो तो हम बोलते हैं, क्योंकि ईवीएम कोई हैक थोड़ी हो सकती है। लेकिन सर आपका एक जो नेता था, वो जिसको पेचकस कुमार कहते हैं, वो तो चला गया था, वो कह रहा था कि इसको हैक किया जा सकता है। अरे यार किस टैंकर माफिया की बात कर रहे हो तुम? उसको छोड़ो तुम। वो हमने ऐसे ही दो चार छोड़ने पड़ते हैं ना चापलूस, वो ऐसे छोड़ रखे हैं, उनको छोड़ दो तुम। तो सर आपके पास तो बॉलीवुड के भी कई लोग हैं, एक एक्टर है टीनू आनंद, वो, अरे यार अब मैं जाऊंगा तो कोई ना कोई तो आएगा, तो चलो छोड़ो, अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट बोलूंगा तो उसको पता चल जाएगा, आगे भी क्या पता कभी यूज करने को मिल जाए। और वैसे भी वो मेरे बाद जो दूसरा सबसे बड़ा एक्टर है हमारी पार्टी में वही तो है, तो इसलिए क्या कहूं, देखा नहीं रोने की कैसे एक्टिंग की थी, पहले नंबर पे तो मैं ही हूँ। कट्टर ईमानदार, मैं ईमानदार हूँ। देखो देखो मैं जब मर्जी कर सकता हूँ, ये प्रतिभा पता नहीं कहां से भरी हुई है। तो सर लेकिन आप तो कहते थे कि आप कट्टर ईमानदार हैं, अगर आपको पैसे की भूख होती तो आप इतनी बढ़िया नौकरी छोड़ते नहीं। क्या बढ़िया नौकरी नहीं छोड़ते? वहां पे मैं कितने पैसे ले लेता, जिस टाइम पे मैं करता था उस टाइम पे करोड़ों रुपए कौन देता था भाई? जिस टाइम पे मैंने नौकरी छोड़ी थी उस टाइम तो लाखों में चलते थे। लेकिन मैं भविष्य देखने वालों में से हूं, मैंने देख लिया था आगे चल के 5-10 साल लगा और उसके बाद करोड़ों में खेलो, क्रिप्टो करेंसी में खेलो। तो मैंने सारी चीजें डिसाइड कर रखी थी कि भाई कैसे क्या करना है, तो ये लोग तो लोग बेवकूफ बनते हैं। और हाँ देख भाई, ये वीडियो मैं मजाक के लिए बना रहा हूँ, इसलिए बुरा मत लगाना भाई कि कहीं हो सकता है मैं खुद ही बुरा मान जाऊं, है तो इसलिए बुरा मत मानना, ये सिर्फ मजाक के लिए बनाई गई वीडियो। अच्छा सर आप ये बताइए कि जो आपके पार्टी में कई लोग हैं वो कहते हैं कि हम तो यही देख के आए थे कि भैया केजरीवाल तो बहुत ईमानदार आदमी है। यार अब तुम हमारा रिसेंट एग्जांपल ले लो, भुल्लर। वो कह रहा था कि मैं इस चीज से प्रभावित होके आया हूँ, भुल्लर के नाम पे पहले ही केस थे यार। ये सब कहने की बातें हैं, हम वो बंदा देखते हैं जो पार्टी में पैसे दे सके टिकट के लिए, क्योंकि पार्टी को फंड आएगा, और फंड आएगा तो फिर आगे हम और चुनाव लड़ सकेंगे। अब हमारा अगला टारगेट गुजरात है, वहां पे हम थोड़ा सोच रहे हैं किसी तरीके से कुछ चीजें करें। लेकिन हो सकता है कि गुजरात में उससे पहले ही अगर अभी मोदी जी हट जाएंगे तो किसी तरीके से मैं बन जाऊं प्रधानमंत्री। लेकिन सर और राज्यों में तो अभी चुनाव होने नहीं, आप कैसे प्रधानमंत्री बन जाएंगे जो आप ऐसी बातें कर रहे हैं? अरे एक बार मुझे आप मेरा जज तो दे दो, सिसोदिया को बोलो वो फाइलें चेक करके वो करने के लिए, उसके बाद मैं सब देख लूंगा। तो इसलिए बस अभी के लिए मैं इतना ही कहूंगा, यार बहुत बोर कर रहे हो तुम लोग। बस मेरा मेरा पेन कहाँ गया रेनोल्ड का, सॉरी मैं आज व्हाइट टी शर्ट पहन के आया हूँ, लेकिन असल में वो शर्ट है ना गंदी हो गई थी। तो बस मैं आप लोगों को इतना ही कहूंगा, मौज लो रोज लो, और टी शर्ट पहनो या फिर शर्ट पहनो, लेकिन हाँ अंदर से आदमी का ईमान जो है वो गंदा होना चाहिए, तभी आदमी आगे बढ़ सकता है। बस इतना ही मैं मैसेज देना चाहूंगा लोगों को अभी, बस। तो भाई ये था केजरीवाल की ईमानदारी के सबूत। और ये वीडियो व्यंग में तो मैंने बनाया है, लेकिन इसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो सच हैं और वो आप भी जानते हो, देख रहे हो। तो इस वीडियो को सब लोगों के साथ शेयर जरूर करना अगर आपको ये पसंद आई हो तो। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। जय हिंद जय भारत।